नमस्कार। आज हम लोग सेकेंड क्लास में हैं। अब एमसीक्यू जो हम लोगों का चल रहा है और एंसेंट इंडिया हम लोग कर रहे थे, वह क्वेश्चन जो आ सकते हैं आप ज़रूर देखें। और एंसेंट इंडिया में भी यानी प्राचीन भारत में भी हम लोग प्री हिस्ट्री यानी स्टोन एज, पाषाण काल और हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट। पहला है, भारत में पूरा पाषाणिक मानव अग्नि का प्रयोग जानते थे। पैलेलिथिक मैन इन इंडिया फेमिलियर टू द यूज ऑफ फायर। दूसरा है, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुन्नूर जिलों में पूरा पाषाणकालीन कब्रें मिली हैं, यानी पैलेलिथिक टॉम्स मिले हैं, ग्रेव मिला है। कहाँ से? गुंटूर से और कर्नूल से। तो पहले तो आप ये जान लीजिए इस बात को कि हाँ, ये बात सही है कि जो पैलेलिथिक एरा के पीपल्स साउथ इंडिया में भी रहे और इसलिए यहाँ से कुर्नूल जिला हो या गुंटूर हो आंध्र प्रदेश का, यहाँ से हम लोग को मिलता है कब्रें पूरा पाषाणकालीन। स्टोन एज छोड़ दीजिए, सबसे पुराना, ठीक है, इसको बात ध्यान में रखेंगे। दूसरा, पूरा पाषाण काल में यूज ऑफ फायर स्टार्ट नहीं हुआ था। वो जानते थे, वो फायर को जानते थे, इन्वेंट हो चुका था, लेकिन यूज नहीं शुरू हुआ था क्योंकि वो कंट्रोल करना नहीं जानते थे फायर को। मान लो दो पत्थरों को टकरा रहे हो, आग लग गई हो, अब वो आग क्या है कौन जानता है, दैत्य है, दानव है, क्या है, तो वो डर गए। जब तक आप फायर को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे तब तक आप फायर का यूज नहीं कर सकते हैं। पैलेलिथिक यानी पूरा पाषाण काल में फायर का इन्वेंशन जरूर हुआ है लेकिन यूज नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग कंट्रोल करना नहीं जानते थे। कंट्रोल्ड फायर का ही यूज हो सकता है, बिना अनकंट्रोल्ड फायर जंगल की आग में आप खाना नहीं बना सकते हैं। आप गैस के चूल्हे पर कंट्रोल्ड फायर पर ही खाना बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यह भी कुछ ऐसा ही है कि इनमें से कौन सा गलत है। कैमूर, श्रेणी और मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाण कालीन चित्रशालाएं मिली हैं। पैलेलिथिक एरा के जो इमेजेस हैं कुछ हम लोगों को मिलेंगे या पिक्चर्स हैं वह हम लोग को मिलते हैं। कहाँ से? कैमूर और मिर्जापुर बिल्कुल मिलते हैं। यहाँ पर जो रॉक शेल्टर्स का उन्होंने यूज किया था, इस क्षेत्र में जो उन्होंने गुफाओं का यूज किया था, उसमें हम लोगों को चित्रशाला के साक्ष्य मिलते हैं, कैमूर और मिर्जापुर। अगला पॉइंट, अगला है, उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है। उत्तर भारत में, हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद प्रारंभ हो गया, ठीक है। इन नॉर्थ इंडिया द कॉपर एज एंड द अर्ली आयरन एज कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, ऑल्दो इन द साउथ इंडिया द आयरन एज बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर द स्टोन एज। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। क्या कहता है जरा समझिए। देखिए, होता क्या कि नॉर्थ इंडिया में जो चैल्कोलिथिक कल्चर है यानी ताम्र पाषाणिक जो संस्कृति है, जिसको आप कह सकते हैं ताम्र युग, उसके बाद वैदिक पीरियड शुरू होता है। और वैदिक पीरियड में भी पहला जो भाग है उसको हम लोग कहते हैं आरंभिक वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड, जो 1500 बीसी से 1000 बीसी रहा। इस पीरियड में आयरन का यूज नहीं था। चैल्कोलिथिक में यानी ताम्रपाषाण में तो था ही नहीं नॉर्थ इंडिया में। फिर नॉर्थ इंडिया में उसके बाद क्या होता है, 1500 बीसी में आर्य आते हैं, वहां से वैदिक पीरियड शुरू है। पहला पार्ट जिसको अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाता है उसमें तो आयरन का यूज हुआ नहीं है, लेकिन सेकेंड वाले पार्ट में जिसको लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल, जो 1500 बीसी से शुरू होता है, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रहता है, यहां पर आयरन का यूज हुआ। तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ये नहीं कि सीधा मिक्सअप हो गया। लेकिन साउथ इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। साउथ इंडिया में सीधे चैल्कोलिथिक के बाद आयरन एज आ गया। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि वहां पर महापाषाण संस्कृति आ जाता है, मेगालिथिक कल्चर आ जाता है। चैल्कोलिथिक के बाद सीधा मेगालिथिक कल्चर, और उसमें आयरन का यूज हुआ है मेगालिथिक में, महापाषाण काल में, साउथ इंडिया में, ठीक है। साउथ इंडिया से वैदिक तक कोई लेना देना नहीं था। साउथ इंडिया में चैल्कोलिथिक यानी ताम्रपाषाण के बाद सीधे महापाषाण,
और महापाषाण में आपका आयरन का यूज हुआ है, जल नहीं है। इसलिए दोनों ही सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से वन्य नव पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए। वाजिब बात है। यदि आप प्री हिस्टोरिक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नियोलिथिक टूल्स आपको मिलेंगे, वहां से मिलेंगे जहां पर एग्रीकल्चर साइट है। आपको पता ही है कि नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर हुआ था, नियोलिथिक पीरियड में एग्रीकल्चर हुआ था। तो जो एग्रीकल्चर के जहां जहां हम लोग को शुरुआती एविडेंस मिलेगा वो नियोलिथिक का है, और यदि वो नियोलिथिक से बिलोंग करता है तो वहां पर आपको 100% नियोलिथिक टूल्स मिलेगा। ये सही है। यानी क्या, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नियोलिथिक टूल्स हम लोग को मिलेंगे जहां जहां पर एग्रीकल्चर साइट है। यानी प्री हिस्टोरिक एरा का, प्राक इतिहास का वह जो नियोलिथिक साइट है, वह जो नवपाषाण का स्थल है, वहां से एग्रीकल्चर मिलेगा। ऑब्वियस सी बात। अगला पॉइंट, अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास और उपयोग किया जाए। परमानेंट एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड था कि आप वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज करें। सर, माइक्रोलिथिक टूल्स का कोई लेना देना नहीं है नियोलिथिक से, ये तो विशेषता है मेसोलिथिक से। मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, जहां पर सूक्ष्म औजारों का प्रयोग हुआ है, 2 to 8 सेंटीमीटर औजारों का। तो मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल में कृषि थी नहीं, वो तो नवपाषाण काल में आया। नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक की विशेषता एग्रीकल्चर है, और मैक्रो टूल्स विशेषता किसकी है? मेगालिथिक की, सॉरी मेसोलिथिक की, मध्य पाषाण काल की। इसलिए ये गलत है। परमानेंट एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं था मेसोलिथिक का, इसलिए एग्रीकल्चर से भी कोई लेना देना उसका नहीं है। तो याद रखेंगे, केवल ए सही है और आर गलत है। अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाणकालीन कलाकृति की खोज की गई थी? पैलोलिथिक है ना, आर्टिक्राफ्ट सबसे पहले कहां खोजा गया था? जहां पर सबसे पहले खुदाई हुई होगी, पलवरम, तमिलनाडु का एरिया। रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में इसकी खोज की थी। इस साइड की पलवरम की तमिलनाडु में पड़ता है। रॉबर्ट ब्रूस को आप जान लीजिएगा, द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री कहा जाता है। प्राक इतिहास के भारत के जनक। आर्कोलॉजिकल जनक किसे कहा था? भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक या पुरातत्व के जनक, वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि स्टोन एज या प्री हिस्ट्री, जिसको आप प्राक इतिहास कहते हैं, उसके जनक या फादर कौन है? रॉबर्ट ब्रूस हैं। उन्होंने ही पलवरम में सबसे पहली बार खुदाई की थी 1863 में। वहीं से हम लोग को ये एविडेंस मिला था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है आपका फर्स्ट लिस्ट, और यह है आपका सेकेंड लिस्ट। ये नीचे दिया हुआ, जरा देख लेंगे हम लोग क्या क्या। पहला है कि किस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सर्वाधिक सघन वितरण था? डेंसिटी सबसे ज्यादा किसके बैंक पे था? हड़प्पन सेटलमेंट का। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका उत्तर होगा घग्गर हकारा बेल्ट। घग्गर हकारा जो था, घग्गर की सहायक नदी थी, और इसी घग्गर हकारा बेल्ट में ही सबसे ज्यादा डेंसिटी था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बस्तियों का। तो ये पहला का उत्तर हो जाएगा ये, यानी सर्वाधिक सघनता। सघनता का मतलब डेंसिटी, घग्गर हकारा बेल्ट। दूसरा, कौन से हड़प्पा साइट से हमें रजत यानी कि सिल्वर, भांडों और आभूषणों को मिलता है? एक भंडार मिलता है सिल्वर का। तो यह मिलता है कुनाल हरियाणा में पड़ता है, याद रखिएगा। और यहां से हम लोगों को मोटा मोटी माना जाता है कि 2 मुकुट मिले हैं किसके? सिल्वर के। तो ध्यान में रखेंगे, कुनाल से यह सब मिला हुआ है। आगे देखते हैं। अगला है, कश्मीर के किस नवपाषाण स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा संपर्क के समक्ष साक्ष्य मिलते हैं? तो कश्मीर का ऐसा कौन सा आपको स्थल मिलेगा जहां से प्रारंभिक हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा का एविडेंस मिलता है? तो अर्ली हड़प्पा यानी कि नियोलिथिक से संबंधित एक साइट है ब्रुजहोम।
वहां से हम लोग को मिल सकता है। याद रखेंगे क्या है, नवपाषाण युगीन स्थल से आरंभिक हड़प्पा के संपर्क, नवपाषाण स्थल है और अर्ली हड़प्पा से उसका क्या था, एक संबंध था, एक संपर्क था, किसका, बुर्ज होम का। यहीं से आपको मिलता है गड्ढे में मनुष्य रहते थे, गर्त आवास के साक्ष्य। आगे कौन सा स्थल है जो विशुद्ध ताम्र पाषाणिक स्थल है? यदि यहाँ के ऑप्शन में आएंगे तो आपको आहर नजर आएगा। आहर एक ताम्र पाषाणिक स्थल था। आहर के बारे में मैं अभी और भी क्वेश्चन आएगा, आहर के बारे में बता देता हूं। आहर एक चैल्कोलिथिक कल्चर है, एक ताम्र पाषाणिक कल्चर है जो राजस्थान के, है ना, उदयपुर वाले साइड में, मेवाड़ वाले क्षेत्र में था यह। और माना जाता है कि यह हड़प्पा से पहले भी था और हड़प्पा के साथ भी रहा। मतलब मैं यदि इसको कहूं आपको तो यह जो स्थल है यह 3500 बीसी से लेकर के 1800 बीसी तक रहा है। और आप हड़प्पा कब से देखते हैं, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। मतलब ये हड़प्पा से पहले भी था, हड़प्पा के साथ भी था। तो यदि ऐसा प्रश्न आता है कौन सा चैल्कोलिथिक साइट है या कल्चर था जिसका हड़प्पा के साथ संबंध था, तो आप आहर कल्चर बोल सकते हैं, आहर चैल्कोलिथिक कल्चर बोल सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले पर आते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से दुर्गीकृत के साक्ष्य मिले हैं? फोर्टिफिकेशन के साक्ष्य मिले, लेकिन वो अर्ली हड़प्पा साइट। तो अर्ली हड़प्पा साइट जो बाद में हड़प्पा में भी कन्वर्ट हो गया, वह भी दुर्गीकृत था, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन का फीचर है फोर्टिफिकेशन। लेकिन एक अर्ली हड़प्पा साइट भी था जो फोर्टिफाइड था, वह है कालीबंगा। गंगानगर जिले में, राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। और यह कालीबंगा जो है बेसिकली अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1961 में। याद रखेंगे अमलानंद घोष ने इसको खोजा था। यहां से आपको दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलेंगे। अच्छा, यहां पर यह होगा कि जो दोनों शहर के, जो साइड के जो दोनों शहर तरफ के एरिया थे, वो अलग अलग उनके लिए बाउंड्री थी, वहां अलग अलग दुर्ग बनाए गए थे। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको पता होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में सभी शहर दो भाग में बटे हुए हैं, एक है वेस्टर्न, एक है ईस्टर्न। ईस्टर्न में नॉर्मल रेसिडेंस था, वेस्टर्न में माना जाता है फोर्ट एरिया या सेटाडेल एरिया, गढ़ी क्षेत्र। इन दोनों का, ये दोनों अलग अलग फोर्टिफाइड थे। याद रखेंगे हड़प्पा का वह कौन सा साइट है जो उसका दोनों तरफ फोर्टिफिकेशन अलग अलग किया गया था, वह कालीबंगा है। और दूसरी बात, अर्ली हड़प्पा का भी जो आपने क्वेश्चन पढ़ा उससे भी रिलेटेड इसका उत्तर यही होगा, कालीबंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कच्ची ईंटों से था, याद रखेंगे, पक्की ईंटों से नहीं था। रॉबर्ट ब्रूस, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि रॉबर्ट ब्रूस, जिसे भारतीय प्राक इतिहास के जनक कहा था, प्री हिस्ट्री के फादर कहा जाता है, वो क्या थे? तो याद रखेंगे वह एक भूगर्भ शास्त्री भी थे और एक इतिहासकार भी थे, एक जियोलॉजिस्ट भी थे और हिस्टोरियन भी थे। याद रखेंगे रॉबर्ट ब्रूस के बारे में, ये दोनों ही थे ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल में पहली बार हड्डियों के भी आभूषण बने। कहां से हम लोग को मिले? तो ये सराय नहर राय और महादहा दोनों से मिले हैं। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहां से ये दोनों मिला है। मैंने पहले भी कहा था सराय नहर राय से युद्ध के सबसे प्राचीनतम हम लोग को साक्ष्य मिलते हैं। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य युद्ध के महापाषाण, मध्य पाषाण से मिलते हैं। और ये कहां से मिलता है? सराय नहर राय और महदहा। सराय नहर राय से मिलता है, महदहा और सराय नहर राय से हड्डी से निर्मित आभूषण मिलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं। आगे अगले प्रश्न पर आएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हम लोग पहले पढ़ते थे मेहरगढ़, लेकिन अब उसकी जगह पर लहुरा देव हो गया। जान लीजिएगा सबसे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन सबकॉन्टिनेंट लहुरा देव होगा। आगे आहर सभ्यता या आहर कल्चर के बारे में, सभ्यता सही शब्द नहीं होगा, वैसे क्वेश्चन में सभ्यता ही था, मैं कल्चर कह देता हूं कि कल्चर ये है। सभ्यता और कल्चर में कुछ अंतर होता है। इसके बारे में कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। पहला पॉइंट, आहरवासी तांबे को गलाना जानते थे, मेल्ट कॉपर का विधि जानते थे। बिल्कुल सही बात, जानते थे। दूसरा, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। गलत बात, चावल से परिचित थे। ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है राजस्थान का, जैसे मैंने आपसे कहा, और यहाँ के लोग बाकायदा चावल उगाना जानते थे, ये गलत। दूसरा, तीसरा, धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य साधन था।
मेटल वर्क इनका सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, बिल्कुल सही। आगे, यहां से काले एवं लाल रंग के मृदभांड मिलते हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से जाति में ज्यामिति आकृति उकरी हुई है। ब्लैक रेड पोएट्री हैज बीन फाउंड फ्रॉम हेयर ऑन विच ज्योमेट्रिकल शेप्स आर यूजुअली है ना इनगार्व्ड इन व्हाइट कलर। ये भी सही है, ये लोग ब्लैक रेड पोएट्री का यूज करते थे और उस पर व्हाइट कलर का ज्योमेट्रिकल शेप बनाते थे, ये भी सही। तो दूसरा गलत है, बाकी सब सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, आहार जो कल्चर है, आहार एक साइट है, उसी के नाम पर उस पूरे एरिया को कल्चर कर दिया गया। चैल्कोलिथिक कल्चर है ये, ताम्रपाषाणिक संस्कृति संबंधित एक स्थल है। और भी आहार संस्कृति जो कि एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति का ही कई प्रकार के ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां थी, वेरियस टाइप ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर्स वर देयर। तो आहार कल्चर से बिलोंग करने वाले कुछ और साइट है, एक तो आहार है ही, एक गुलिंद भी है, एक गणेश्वर भी है, ठीक है, सभी राजस्थान में गणेश्वर गुलिंद याद रखिएगा। आगे, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से मिलता है? नवपाषाण स्थल से राग का टीला, नवपाषाण पूछ रहा है, ये सिंगन कुल्लू से मिला हुआ है। सिंगन कुल्लू कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में बेल्लारी से में एक जगह है, वहां से पड़ता है। नवपाषाणिक माना जाता है, ये राग का टीला कुछ और नहीं है, वहां पर पशु लोग, कुछ जगह पर लोग पशुओं को बांधते थे और अंततः उन गोबरों को जो इकट्ठा हुआ था उनको जला दिया करते थे, तो वही राग का टीला है। बुद्धि हाल भी जान लीजिए, बुद्धि हाल से भी हम लोग को राग का टीला मिला है, लेकिन ये मध्य पाषाण का है। क्वेश्चन में नवपाषाण पूछ रहा था, ये मेसोलिथिक का, नियोलिथिक का नहीं है। कोल्डी हवा आपको पता ही है, यह बेलन नदी घाटी में इलाहाबाद का क्षेत्र, यहाँ सबसे पहले राइस का एविडेंस हम लोग को मिलता है। ब्रह्मगिरी में हमें मानव कंकाल के मिलते हैं, वहां कई कब्रें हैं जहां पर हमें मानव कंकाल मिलेगा, यह भी नवपाषाणिक साइट है, नियोलिथिक साइट है ब्रह्मगिरी। आइए अब आगे कुछ है, जरा देखा जाए। हड़प्पा की उत्पत्ति संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि कौन सा एक करेक्ट नहीं है ओरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, जरा इसको समझा जाए। पहला पॉइंट, रफीक मुगल दिया हुआ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। रफीक मुगल, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेरणा ली, ये नहीं कहा उन्होंने कि मेसोपोटामियन लोगों ने ही हड़प्पन सिविलाइजेशन को बनाया, ऐसा नहीं कहा, केवल कहा प्रेरणा ली, ये सही है। मैके, सुमेरिया से लोगों का पलायन, यानी सुमेरिया से लोग यहां पहुंचे थे और इसके कारण से हड़प्पन सिविलाइजेशन बना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा मैके ने कभी नहीं कहा, यही एक गलत है। मार्टिमर व्हीलर, मैके बेसिकली कहा, मैके ब्रिस्टल के, ठीक है, मार्टिमर व्हीलर ब्रिटेन के हैं, यह एक पुरातत्ववेत्ता भी थे मार्टिमर व्हीलर। आगे चल करके इन्होंने ब्रिटेन के लिए सैनिक सेवाएं भी दी, याद रखेंगे। इन्होंने कहा था पश्चिम एशिया से सभ्यता का विचार का प्रवसन, मतलब वेस्टर्न एशिया से यहां पर सभ्यता आई, ऐसा विचार इन्होंने दिया, ये वहां उधर से यहां आया, बोरो जिसको कहा जा सकता है उधार, एक गलत। तो याद रखेंगे पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, यानी कि माइग्रेशन ऑफ द आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम वेस्टर्न एशिया, ये सही है, ऐसा उन्होंने मार्टिमर व्हीलर ने कहा था, लेकिन यह गलत, ये बात अलग है कि इनका जो विचार है ये गलत है। सबसे सही विचार यदि किसी का उत्पत्ति में, तो अमलानंद घोष का, इन्होंने कहा हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, यानी अमलानंद घोष ने कहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ प्री हड़प्पन कल्चर, ये सही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का विकास, हड़प्पा से पहले ही जो हड़प्पा कल्चर आया था, जो उससे पहले कुछ कुछ चीजें जो हम लोग को दिखा, जो अंत में इंटीग्रेट होकर के हड़प्पन सिविलाइजेशन बना, तो भारत से ही इसका विकास है, भारतीय संस्कृति से ही इसका विकास है, ऐसा अमलानंद घोष कहा है। और इसके लिए वर्ड भी यूज किया था अर्ली हड़प्पा कल्चर, वहां से इसका डेवलप हुआ, ये एकदम सही है। लेकिन मिलान में ये सभी सही है, रफीक मुगल का भी सही है, मार्टिमर व्हीलर ने ऐसा कहा, ये भी सही, ये भी सही है। मैके ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि ये सुमेरिया से आया था, ठीक है। आगे देखिए,
रफीक मुगल भी इंडियन है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो न हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो किसी से नहीं थे? तो वीए स्मिथ नहीं है। राखल दास बनर्जी तो होंगे ही, क्योंकि 1922 में इन्होंने क्या कहता है मोहनजोदड़ो की खोज की थी। राखल दास बनर्जी, दीक्षित, वत्स, ये सब भी जुड़े हुए हैं। स्मिथ नहीं है। स्मिथ एक इतिहासकार है बेसिकली, वो कोई खुदाई करने वाले व्यक्ति नहीं है, ये बेसिकली इतिहासकार है। इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक बुक भी लिखी है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, वीए स्मिथ। ठीक है। और वीए स्मिथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये भी कहा था समुद्रगुप्त के बारे में कि वे भारत के नेपोलियन थे। आगे, हड़प्पा संस्कृति संबंधित या सभ्यता संबंधित कौन सा स्थल हरियाणा से है? आपको पता है हरियाणा से कौन सा है? एक है बनावली और एक कौन है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी तो सबसे बड़ा स्थल भी है। राखीगढ़ी कहाँ है? हिसार में है, याद रखेंगे। बनावली जो है फतेहाबाद में है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे चलिए, मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में विचार कीजिए, बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। दोनों सही दोनों गलत। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी भी चूने गारे का प्रयोग नहीं हुआ, बिल्कुल गलत। हुआ है, गारे का भी प्रयोग हुआ, चूना गारे का और जिप्सम का। गारे में जिप्सम मिला करके उन्होंने खूब प्रयोग किया है। ठीक है, ये गलत है। तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो के लोगों ने पक्की ईंटों का तो यूज किया ही, और ज्वाइंट के लिए चूने के गाड़े का यूज किया, जिप्सम। आगे, धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। हुआ है प्रयोग। धौलावीरा में कई जगह पत्थरों का भी प्रयोग हुआ। आप पढ़े होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग क्या करते थे? पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, ये कंफ्यूज करने के लिए। नहीं, पत्थरों का प्रयोग हुआ है धौलावीरा में, याद रखिएगा। ये दोनों ही सही है, यानी सॉरी ये दोनों ही गलत है, यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। हड़प्पन संस्कृति में किस प्रकार के मोहरे सर्वाधिक लोकप्रिय थी? हड़प्पा सभ्यता संस्कृति नहीं होना चाहिए, सभ्यता होना चाहिए। मैं फिर से आपसे कह देता हूं। तो सबसे ज्यादा उन्होंने चौकोर, यानी चौकोर टाइप के, स्क्वायर टाइप के जो उनके सील मोहरे थी उसका प्रयोग किया। वैसे मोहर और भी था, बेलनाकार मोहरे भी था, सिलिंडिकर भी था, रेक्टेंगुलर भी था, सर्कुलर भी था, यानी गोलाकार, जिसको आप वृत्ताकार कर सकते हैं, आयताकार, बेलनाकार, इस प्रकार के भी ये। अधिकतर जितने भी मोहरे बनी थी वो सेल खड़ी की बनी हुई है, जिसको स्टेराइल भी कहा जाता है। मैंने पहले भी कहा था, ये सॉफ्ट रॉक होता था जो रिवर बेड पर मिलता था, नदी की तलहटियों पर मिलता था, सेल खड़ी। अच्छा, देसलपुर और लोथल, देसलपुर और लोथल, यहां से आपको दो मोहरे मिलेंगी ऐसी भी जो तांबे की बनी हुई। याद रखें कि तांबे की भी कुछ मोहरे बनाई जाती थी। यहां से एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वह यह है कि मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और बनावली, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और बनावली, यहां से राजमुद्रक भी मिला है। ध्यान रखें, क्या मिला है? राजमुद्रक। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर में तालाब की सीढ़ियां, यानी जो स्टेयर था, वो कौन साइड में था? उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ की पश्चिम की तरफ? याद रखेंगे यह उत्तर के साइड भी था और दक्षिण के साइड भी था। मान लेते हैं ये तालाब है, तो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। नीचे उतरने के लिए इधर भी था सीढ़ियां और इधर भी था सीढ़ियां, और बगल में रूम भी था। कई प्रकार के रूम थे बगल में, इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। कई प्रकार का आपको रूम मिलेगा। ठीक है, माना जाता है कि ये रूम में रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, कर्मकांड परफॉर्म किए जाते थे, और बृहद स्नानागार की मौजूदगी ये मोहनजोदड़ो में था। याद रखेंगे, ये बताता है कि पवित्र स्नान की संकल्पना वहां पर भी थी। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि उस दौर में भी था। वैसे मैंने अभी आपसे लोथल कहा था और देसलपुर का भी नाम लिया था यहाँ पर, ये तांबा। और याद रखेंगे लोथल अहमदाबाद में है और देसलपुर कच्छ में है, दोनों गुजरात में। आगे आइए, कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित
में से किस एक वक्तव्य का समर्थन पुरातत्व के साक्ष्य से नहीं होता। मतलब ये जितने भी वर्ड्स हैं इसका हम लोग को सपोर्ट में आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता। पहला, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व बहरीन जो था, बहरीन द्वीप के निवासी सैंधव और सुमेरी लोगों के मध्य बिचौलिया यानी कि मीडिएटर का कार्य करते थे। बात आपको पता ही होगा कि इंडस वैली और बाहर के देश सिविलाइजेशन के बीच में क्या था, व्यापार होता था। तो बोला जाता है कि जब बाहर के लोगों के साथ जब व्यापार होता था तो बहरीन जो था एक प्रकार का मीडिएटर की भूमिका अदा करता था। एक प्रकार का वो एक वहां पर सामान आता था, फिर वहां सामान आगे जाता था। बिल्कुल सही बात। बहरीन में बहरीन काम करता था। बाकायदा बहरीन सुमेरियन टेक्स्ट बुक में, याद रखेंगे, सुमेरियन टेक्स्ट बुक में इसके हम लोग को साक्ष्य मिलते हैं। सुमेरियन टेक्स्ट बुक इस बात को कहता है कि उसका व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता से होता था और बहरीन उसमें बिचौलिया का भूमिका अदा करता है। ठीक है। एक बात और भी ध्यान लें, सुमेरियन टेक्स्ट बुक में जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया वो क्या गया है, मेलुआ। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहा गया या पर्टिकुलर कोई साइट का नाम नहीं लिया गया, मेलुआ वर्ड यूज किया गया। और माना जाता है मेलुआ कुछ और नहीं, या तो इंडस वैली सिविलाइजेशन था या इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई स्थल था। आपको जो ऑप्शन में आएगा आप वो टिक मारेंगे। अगला है सैंधव संस्कृति और पश्चिम एशिया के मध्य समुद्री व्यापारियों में बिचौलिया कार्य करता था। मतलब ये जो था बहरीन, ये वेस्टर्न एशिया के बीच साथ इंडस वैली का जो व्यापार होता था इसके बीच ये मीडिएटर की भूमिका अदा करता था। एक बेसिकली यह क्या था, यह मिडिल मैन की भूमिका अदा करता था। और कौन सा व्यापार में, खासकर मैरीटाइम ट्रेड में। यह भी बिल्कुल सही, दोनों ही बात सही। तीसरा, आर्यों का विनाश, हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों द्वारा हुआ। बिल्कुल गलत। जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा किसने ये बात कहा था, क्योंकि आर्य आते हैं 1500 बीसी में और हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है 1750 बीसी में। दोनों में कोई संबंध नहीं। आगे, धातु की मूर्ति बनाने के लिए हड़प्पा वासी भ्रष्ट मोम तकनीक को जानते थे और उसका प्रयोग करते थे। भ्रष्ट मोम तकनीक है ना, याद रखेंगे। वो बेसिकली करप्ट वैक्स टेक्नोलॉजी का यूज करते थे फॉर मेकिंग मेटल टूल्स या मेटल्स आइडल्स। बिल्कुल सही, याद रखिएगा ये सब चीज। भ्रष्ट मोम तकनीक का वो यूज करते थे। ये प्रश्न ऐसा आ सकता है कौन से तकनीक का वो प्रयोग करते थे मूर्तियां बनाने के। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल के समुच्चय से सांचे प्राप्त हुए जिससे अग्नि वेदिका, जिनमें अग्नि वेदिकाएं हैं। मतलब कि अग्नि वेदिका एक तरह से हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले, ऐसा पूछा गया है। ये अग्नि वेदिका कहाँ से मिली, तो ये बनावली और कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा से मिली है और बनावली से मिली है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न पर आते हैं। हड़प्पा काल का एक रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुटी हुई थी, उसे एक नग्न मानव आकृति से चलाया जा रहा था। निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई से प्राप्त हुआ? सिंपल सी बात है, एक रथ है जिसके आगे में 2 जोड़ी बैलें लगी हुई हैं और एक कम कपड़ा पहना हुआ एक व्यक्ति उसको खींच रहा है। यह आकृति कहां से मिली है और हड़प्पा काल से संबंधित? तो यह मिला है दैमाबाद से। कहां से मिला है, याद रखेंगे। यह मिला है आपको, ध्यान से रखेंगे, यह मिला है आपको दैमाबाद से। ठीक है, इस बात को आप जान लीजिएगा, यह दैमाबाद से मिला हुआ है। आगे चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही देख रहे हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक में एंशिएंट इंडिया में और आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे का यानी वैदिक पीरियड और महाजनपद पीरियड को कवर करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्म में। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।